स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़, जेएसपीजी कॉलेज सिकंदराबाद। जैसा कि आप सभी छात्र ये जानते हैं कि पूरा विश्व आज कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। इसी कारण से हमारे देश में भी देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। लंबा समय हो चुका है, आप लोगों की पढ़ाई पे भी इससे गहरा असर हो रहा है। कॉलेज ना खुल पाने की वजह से आप लोगों की क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं। आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए ई क्लासेस का प्रबंध किया है, ताकि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। आज हम इसी माध्यम से आपके लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज जो हम आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है भारत का विभाजन, मीन्स पार्टीशन ऑफ इंडिया। पिछली कक्षा में आपने युद्ध के बारे में पढ़ा, सैन्य सुधार के बारे में पढ़ा, कैसे एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। इन सब बातों को हम पिछली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है भारत का विभाजन, मतलब भारत का बंटवारा। भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, आदि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कभी कभी हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि इतने लंबे समय से जो लोग एक साथ रह रहे थे, उन्हें बंटवारे की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी। क्या ऐसी स्थिति आ गई थी कि आज मात्र विभाजन ही एक उपाय बचा था। इसके कारण जानने से पहले हम इसे एक कहानी के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की खुशहाली को देखकर बहुत से विदेशी यहाँ व्यापार करने के लिए आए। कुछ विदेशी यहाँ लूटपाट के उद्देश्य से भी आए। उन लोगों में से ही कुछ विदेशी यहीं के होकर रह गए, जिन्होंने यहाँ पर कई सौ साल राज किया। ये विभिन्न देशों से आए थे, तो इसलिए इनके धर्म और संस्कृति भी अलग अलग ही थी। इसी कारण से हमारे देश में अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। कई मुस्लिम शासकों ने यहाँ राज किया, उनके बाद अंग्रेज़ों ने भी यहाँ राज किया। अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए भारतीयों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि हमें आज़ादी तो मिल गई, पर भारत दो हिस्सों में बंट गया, जिसे हम भारत का विभाजन कहते हैं। इस विभाजन के अंतर्गत न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो छात्रों, अब हम बात करते हैं विभाजन के कारण की। भारत के विभाजन के कारण सबसे पहला कारण जो है वह हम लेते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की फूट डालो और शासन करो की नीति। भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी। 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात प्रारंभ में तो अंग्रेजों ने हिंदुओं को संरक्षण दिया, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा विश्वास था कि इस क्रांति में मुसलमानों की प्रमुख भूमिका रही है। अतः उन्होंने हिंदुओं को संरक्षण देने आरंभ कर दिया। यही नहीं, मुसलमानों की जागीरदारी तथा जमींदारी छीनकर हिंदुओं को जमींदार तथा जागीरदार बना दिया गया। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों से वंचित किया गया तथा उनकी भाषा एवं संस्कृति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, और जब कांग्रेस धीरे धीरे बल पकड़ने लगी तो अंग्रेजों को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। सन 1906 में लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो, जो कि भारत के तत्कालीन वायसराय थे, के संकेत पर हुई। इसके बावजूद अंग्रेजों ने मुसलमानों को संरक्षण देने की नीति अपनाई। दूसरा जो कारण रहा है वो है सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव। सांप्रदायिक दंगे और उपद्रव मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाए जाने का निर्णय अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। उस दिन कलकत्ता में भयंकर मारकाट हुई, जिसकी प्रतिक्रिया
नो अखाली और त्रिपुरा आदि स्थानों में देखने को मिली। भारत विभाजन के संबंध में कांग्रेस के दृष्टिकोण में परिवर्तन का तत्कालीन कारण ये सांप्रदायिक दंगे ही था, जिसका असर विभाजन पे दिखाई दे रहा था। तीसरा पॉइंट है जिन्ना की हठधर्मिता। हम बात करते हैं जिन्ना की हठधर्मिता की। कांग्रेस के नेतागण यह मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग का सहयोग वांछित है, अतः ये कुछ अधिक मूल्य पर भी मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने को उत्सुक थे। इसके विपरीत मोहम्मद अली जिन्ना की स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए अधिक महत्वाकांक्षी बनते चले गए। उन्होंने सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। इसके उपरांत उन्होंने 14 मांगें प्रस्तुत की और पाकिस्तान के निर्माण की आवाज़ उठाई। वे ऐसी भी योजना को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे जिसमें उनकी इच्छा अनुसार पाकिस्तान देने की व्यवस्था न की गई। सन 1940 के उपरांत भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान हेतु राजगोपालाचार्य योजना, केवल वेवल योजना और कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की गई, लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता के कारण इनमें से किसी भी योजना को सफलता न मिल सकी। अतः कांग्रेस ही नेताओं को विवश होकर भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। और साथ के साथ अब देखते हैं हम इसका चौथा पॉइंट, जिसमें है अंतरिम सरकार की असफलता। जो भी सरकार मतलब अंतिम सरकार थी उस टाइम भारत की, वह असफल हो रही थी उस चीज़ को कंट्रोल करने में। तो अंतिम सरकार की सफलता के बारे में हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में अक्टूबर 1946 में एक अंतरिम सरकार की व्यवस्था की गई थी। इसमें मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों ने कांग्रेसी मंत्रियों के कार्य में रोड़ा डालना प्रारंभ कर दिया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली ने पंडित नेहरू के नेतृत्व को खुले तौर पर चुनौती दी। उनके पास वित्त विभाग था। उसने कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा दिए जाने वाले सुझावों में अड़ंगा लगाने की कोशिश की, यहाँ तक कि वे बिना उसकी सहमति के एक चपरासी तक की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी कांग्रेसी नेताओं का यह विश्वास दृढ़ हो गया कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर सरकार चलाना नितांत कठिन है। ऐसी दशा में सरदार पटेल ने कहा था, ये उन्हीं के शब्दों में है, सरदार पटेल ने कहा था कि मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए मैं इसे भारत का कुछ भाग देने को भी तैयार हूँ। मतलब उनकी जब उन्होंने सहयोग नहीं करा तो सरदार पटेल ने ये कहा। अब आते हैं हम इसके 5वें पॉइंट पर, अंग्रेज अफसरों का षड्यंत्र। अंग्रेज भी धीरे धीरे अपना षड्यंत्र रच रहे थे। जैसे कि कांग्रेस को विभाजन इसलिए भी स्वीकार करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज अफसरों की सहानुभूति मुसलमानों के साथ थी। वायसराय के कानूनी परामर्शदाता वीपी मेनन ने सरदार पटेल से कहा था, गृह युद्ध की ओर बढ़ने की बजाय देश को विभाजन स्वीकार कर लेना अच्छा है। प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर मुसलमानों की नियुक्तियां इसी उद्देश्यों को लेकर की जाती रही कि सरदार पटेल ने नवंबर 1948 में बनारस विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में स्पष्ट किया था कि मैंने अनुभव किया कि यदि हम पाकिस्तान की स्वीकृति ना दें तो भारत बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता और बिल्कुल नष्ट हो जाता। अंतरिम सरकार में पद संभालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। केवल एक पाकिस्तान ही नहीं बनता वरन अनेक बनते, प्रत्येक दातर में पाकिस्तान की एक इकाई होती। छठा पॉइंट है पाकिस्तान की स्थिरता के बारे में संदेह। कांग्रेस के नेताओं का यह मत था कि भारत का विभाजन अस्थायी होगा। कांग्रेस के नेताओं का मत यह था कि भारत का विभाजन अस्थायी होगा। भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक कारणों से पाकिस्तान अधिक दिनों तक अपना पृथक अस्तित्व नहीं बनाए रख सकेगा। आचार्य जेबी कृपलानी ने माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के उपरांत कांग्रेस के सम्मुख कहा था
शक्तिशाली, सुखी और लोकतांत्रिक भारत अपने पिछड़े बच्चों को फिर अपनी गोद में ले सकता है, क्योंकि जिस स्वतंत्रता को हमने प्राप्त किया है वह भारत की एकता के बिना अधूरी है। शायद पाकिस्तान के निर्माण को भारत की राजनीतिक समस्या के एक स्थायी हल के रूप में स्वीकार कर लिया। 7वां पॉइंट है, भारत की एकता को जबरदस्ती बनाए रखने का प्रयत्न अनुचित था। कांग्रेस के नेताओं का विचार था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस से किसी बात में सहयोग नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को भारतीय संघ में रहने के लिए विवश करना बुद्धिमत्ता नहीं होगा। यदि मुस्लिम लीग के समर्थकों को भारत में रहने का विवश किया जाता तो भारत सदैव कमजोर रहता और राजनीतिक एकता अधिक समय तक स्थिर नहीं रह पाती। सरदार पटेल के शब्दों में ही, यदि शरीर के एक अंग में विष संचार हो जाए तो उसे तुरंत शरीर से अलग कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारा शरीर इससे पीड़ित हो जाए और फिर उपाय करना संभव ना रहे। 8वां इसका मुख्य पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। माउंटबेटन जब भारत में आए तो उनका प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है। लॉर्ड माउंटबेटन जैसे प्रभावशाली वायसराय ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने चातुर्यपूर्ण प्रभाव और तर्कों से पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत विभाजन के विरोधी थे, विभाजन के पक्ष में कर लिया। मौलाना आज़ाद लिखते हैं, पंडित नेहरू जो भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे, 1 महीने के भीतर इतने बदल गए कि यदि विभाजन योजना के समर्थक नहीं थे तो कम से कम इसके विरुद्ध भी नहीं थे। इस कठिन कार्य में लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी पत्नी से बहुत सहायता मिली। उन्होंने नेहरू जी को अपने पति से अधिक प्रभावित किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने न केवल नेहरू और सरदार पटेल को समझाया कि विभाजन के अलावा और चारा नहीं है, वरन जिन्ना को भी छोटा पाकिस्तान स्वीकार करने को तैयार किया गया। 9वां पॉइंट है इसका, कांग्रेस के नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कांग्रेस के नेताओं का सत्ता के प्रति आकर्षण भी विभाजन के लिए किसी सीमा तक उत्तरदायी था। माइकल ब्रेचर ने लिखा है कि कांग्रेस के नेताओं के सामने सत्ता के प्रति आकर्षण भी था। इन नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश भाग ब्रिटिश सरकार के विरोध में ही व्यतीत किया था और स्वाभाविक रूप से सत्ता के लिए आकर्षित हो रहे थे। कांग्रेसी नेता जो हैं सत्ता का रसवादन कर चुके थे और विजय की घड़ी में इस पृथक होने के इच्छुक नहीं थे। उपयुक्त कारणों ने भारतीय इतिहास में विभाजन की महानतम दुर्घटना को जोड़ा। गांधी जी के अनुसार यह एक अत्याधुनिक दुर्घटना और 32 वर्षों के सत्याग्रह का एक लज्जाजनक परिणाम था। इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत देकर अखंड भारत को खंडित किया। इसके अतिरिक्त सन 1946 और 47 के मध्य भारत सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका से चलने लगा और अंग्रेजों की उदासीनता बराबर बनी रही। इस प्रकार अराजकता और गृह युद्ध की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय नेताओं ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पंडित नेहरू का यह मत सही प्रतीत होता है कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आपके मेन मुख्य जो इसके 9 पॉइंट्स थे मैंने आपको करा दिए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत का विभाजन के जो मुख्य कारण क्या क्या थे और किस तरह से भारत का विभाजन हुआ। कल हम भारत के विभाजन का कुछ आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही क्लास काफ़ी है।